Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform, Educated Sapiens. And as you already know, that we have completed our determinants of ethics, है ना? तो determinants of ethics में बस एक टॉपिक रह गया, that is applied ethics. और दोस्तों ये जो applied ethics है ये बहुत लंबा है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीश एरिया में जब हम अप्लाई करते हैं इथिक्स को तो हम उस एरिया के हिसाब से अप्लाई करते हैं, उस एरिया के हिसाब से टर्मिनोलॉजी भी उस हिसाब से डिफाइन होती है। तो प्लीज ये ध्यान रखना है कि अप्लाइड एथिक्स बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम डील करेंगे। मेरा नाम है डी प्रकाश। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम टू वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव रिटन टू मेंस एंड आई strongly recommend out of my experience at various coaching institutions that students who write द मेंस क्वेश्चन डेली, मतलब डेली बेसिस पे जो मेंस क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, है ना, मेंस क्वेश्चन आंसर, they are more successful, they have more higher probability of getting success. So that is why I also will recommend that ethics के लेक्चर के अंत में या इसके बीच में मैं आपको जरूर एक से दो सवाल दूंगा। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखो, सबसे पहले अप्लाइड एथिक्स में हम बात करेंगे बायो एथिक्स की। आपको भी पता है बायोलॉजी में हम जो भी काम करते हैं यहाँ पे एथिक्स होता है। अगर आप लोगों ने साइंस एंड टेक मुझसे पढ़ी होगी तो मैंने वहां पे दो चीजें बताई होंगी आपको, डिजाइनर बेबी, है ना, एंड देन क्लोनिंग, देन थ्री पैरेंट बेबी, देन सरोगेसी। ये सारे टर्म्स आप सभी ने सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। डिजाइनर बेबी, क्लोनिंग, थ्री पैरेंट बेबी, सरोगेसी। प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा कि ये जो अप्लाइड एथिक्स है, ये जो बायो एथिक्स है, ये साइंस, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड सवालों को डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजाइनर बेबी, व्हाट डज दैट डिजाइनर बेबी मीन? इसका मतलब ये होता है डिजाइनर बेबी का कि आप सर्टेन ट्रेड्स को किसी बच्चे में इंट्रोड्यूस करवाते हो। जैसे आपको चाहिए बच्चा सचिन तेंदुलकर जैसा, यू विल स्टडी हिज जीन्स, यू विल मेक श्योर कि जो भी डेविएंट जीन है, जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल जीन है फॉर हिज सक्सेस, वो आपके बेबी में हो। क्लोनिंग, आप देखो, कहा जाता है ओसामा बिन, हालांकि ये र्यूमर है, कंप्लीट र्यूमर है, कि कई सारे जो टेररिस्ट हैं, कई सारे बहुत से मूवीज भी इवन बनी हुई हैं, आप अपना क्लोन खड़ा करवा लो, उससे आपको ऑर्गन मिल सकता है ना। मेनी टेररिस्ट आर सेड टू हैव क्लोन्स, मल्टीपल क्लोन्स, जो कि मे बी ट्रू मे बी नॉट ट्रू, मोस्टली ट्रू नहीं होगा, क्योंकि क्लोन्स जो होते हैं इनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत कम है आज की डेट में मॉडर्न साइंस के हिसाब से, ठीक है। थ्री पैरेंट बेबी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस से जो डिजीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, उनको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए हम लगाते हैं। इसके अलावा सरोगेसी, ध्यान रखिए, सरोगेसी इज नथिंग बट रेंटिंग आउट वॉर्म, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग, यूथनेशिया, एबॉर्शन, कई सारी चीजें हैं जो कि इसमें इश्यूज बनते हैं। तो प्राइमरीली ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसमें जो मेजर डील करेंगे ये तीन पे डील करेंगे, डीएनए प्रोफाइलिंग, यूथनेशिया एंड एबॉर्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे हम डील करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअल की चॉइसेस और उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जितनी से जितनी हो सके उतनी हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज मिनिमाइजिंग हार्म विद मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट। ध्यान रखिएगा, इट इज लाइक मतलब चेन रिएक्शन, ठीक है। हो सकता है आज आप कोई डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस कर लो, ठीक है, डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस कर लो, कल को वो म्यूटेट करे, और वो म्यूटेट करके किस तरफ को लेके जाएगा अभी नेवर नो, ठीक है, क्योंकि पूरा जीन तो हम उठा नहीं रहे। हम एक छोटा सा पीस कट करके उसमें एक छोटा सा पीस डाल रहे हैं जो कि सचिन तेंदुलकर जी के जैसा है ना। तो ध्यान रखिए, ये पूरा पूरा एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, ये पूरा पूरा क्या करता है? चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग की, इट इज द टेक्निक टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस। ध्यान रखना, ये एक टेक्निक है डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करने की। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? 99.99% एक्यूरेसी मिल जाती है हमको। रिमेन्स यूजेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता है आपका डीएनए रातों रात चेंज नहीं हो सकता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में आपका डीएनए चेंज होता है, जैसे कैंसर और कुछ ही डिजीज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जहां पे आपका डीएनए थोड़ा सा माइनरली चेंज होता है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ दैट इज स्टिल सेम, है ना। आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ डीएनए एज द एट द क्राइम सीन और टेस्ट फॉर पेरेंटेज। दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइम सीन और पेरेंटेज दोनों के लिए हम डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज करते हैं।
इससे आप मदर फादर को पता कर सकते हो, किसी शहीद पर्सन है, कोई लॉस्ट चाइल्ड है, इनके फादर मदर का पता किया जाता है, बायोलॉजिकल मदर फादर का एटलीस्ट पता किया जा सकता है। इसके अलावा क्राइम सीन से जो ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल, ये सब चीजें मिलती हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा इसका यूजेज है। तो देखो काफी अच्छा है, नो डाउट डीएनए टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, बट आप खुद देखिए कि इसके कई सारे मिसयूज भी होते हैं। क्या मिसयूज होते हैं जरा देखिए। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम यूज डीएनए प्रोफाइलिंग टू आइडेंटिफाई बॉडीज ऑफ फिशरमैन फाउंड फ्रॉम द सी आफ्टर द ओकी स्टॉर्म। आई होप ये समझ में आ रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिख सकते हो कि डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे हमारी हेल्प करती है, डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे हमारी हेल्प करती है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको, ठीक है। इश्यूज क्या क्या है दोस्तों? इश्यूज है सबसे पहला मिसयूज का। आपको पता होगा मे बी कि फ्रेंच जो पीएम थे, ही वांटेड टू विजिट रशिया, ठीक है। यही यूक्रेन रशिया वॉर था और उनके अपने भी कुछ मुद्दे थे जिसको लेके पहले एक बार वो सोच रहे थे कि रशिया में जाएं, बट हिज ट्रिप वाज कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि रशिया में यूज सम टैक्टिक टू गेट हिज डीएनए, और डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई तो दोस्तों बहुत कुछ पता चल सकता है। आज की डेट में डेटा इज द की। कैसे की है? अगर सपोज करो पहले से लोगों को पता होता कि पुतिन के अंदर कोई कैंसर का वायरस है, मतलब कोई कैंसर मतलब उनको हो सकता है, पुतिन कैन हैव कैंसर, तो पीपल वुड हैव हार्नेस दिस थिंग। वो कुछ दिनों के लिए और वेट करते बिफोर पुतिन विल डाई एंड देन दे विल हैव टेकन सच डिसीजन, ठीक है। सपोज कीजिए किसी कारण से हमारे देशवासियों को, मतलब हमारे जो लीडर्स थे, उनको पता होता जिन्ना जी को ट्यूबरकुलोसिस एंड ही हैज जस्ट 6 मंथ्स, मात्र उनके पास 6 महीने हैं, है ना। तो हो सकता है इंडियन जो लीडर्स थे, दे वुड हैव प्लेड सम डिप्लोमेसी, कुछ डिप्लोमेसी करके दे वुड हैव मेड श्योर कि भाई कुछ दिनों के लिए टल जाए पार्टीशन एंड अदर थिंग्स, और उसके कारण फिर आप देखिए हम आराम से इकट्ठा होते, आज पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता, है ना। तो ये सब कई सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी, जो कि अगर हमें सही तरीके से चीजों को पता हो, चीजों को मतलब बायोलॉजिकली किसी के बारे में पता हो हर चीज, हम कई सारे डिसीजन बेटर तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में देखिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अगर आपको उनके हाथ में डीएनए आपका लग जाए, है ना, तो दे कैन वर्क आउट यू आर प्रोन टू विच काइंड ऑफ डिजीज, डायबिटीज, शुगर, है ना, और उसके हिसाब से वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी में वो चीज अवॉइड कर देंगी, तो उनका तो फायदा ही फायदा है। तो समझिएगा इस बात को कि ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद डीएनए प्रोफाइल। तो इसका मिसयूज काफी ज्यादा है दोस्तों, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट मिसयूज काफी ज्यादा हो सकता है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ध्यान रखिए साइंस एंड टेक वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मेजर रोल प्ले करता है। देन कम्स इशू ऑफ प्राइवेसी। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप इस तरह से कोई भी डिजीज आप जज करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से आप सर्वेलेंस बिठा रहे हो, ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू ब्रीच द प्राइवेसी, है ना। उसके बेसिस पे आप उनको क्या कर सकते हो? ब्लैकमेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो टैबू माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज अ वेरी बिग चैलेंज। दोस्तों ध्यान रखना, डीएनए प्रोफाइलिंग में आज भी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, और इसके कारण बहुत सारा चैलेंजेस उभर के आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सब चीजों के लिए जरूरी है हमारे पास अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डेटा प्रोटेक्शन लॉ की, है ना। वो अभी भी पेंडिंग पड़ा है, अभी तक पास नहीं हुआ है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और राइट टू प्राइवेसी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आर्टिकल 21 का पार्ट। तो डेफिनेटली वी नीड सच रेगुलेटरी लॉज, प्राइवेसी लॉज, सो दैट कि हम बेटर तरीके से उसको मैनेज कर सकें और लेकर के आ सकें। बैनिंग इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ध्यान रखना, बैन कर देती है गवर्नमेंट सीधे जैसे सरोगेसी को बैन कर चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें, अच्छा ये भी मैं बता दूं, ब्लैंकेट बैन नहीं है। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन इज अलाउड, ठीक है, बट कॉमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड। प्लीज ये ध्यान रखिए, कॉमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड, ठीक है। इंडिया में कॉमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। तो इसके भी एथिक्स मतलब प्रोज कॉन्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। सुसाइड अभी न्यूज में था दोस्तों, सुसाइड भी न्यूज में था कई कारणों से। सुसाइड इज द एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ओन डेथ। खुद की डेथ करवाना सुसाइड कहलाता है। अब सुसाइड क्यों होते हैं समझिए इस बात को दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं। प्राइम रीजन इज स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए सीसीडी के जो ओनर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट यस डेफिनेटली he did suicide out of debt and he alleged it on the government officials and loanies कि उन्होंने बहुत सारे मतलब लोन दे रखे हैं, ठीक है, लेंडर्स है कि मतलब इन्होंने लोन दे रखे हैं एंड दे आर पेस्टरिंग मी मेंटली। तो he did the extreme step of suicide, ठीक है, सुसाइड कर लिया इन्होंने।
टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए भी इन्होंने बोला था, टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए भी इन्होंने बोला था। एंड एट द सेम टाइम his wife rose up to the occasion, and now she is trying to make CCD debt free, है ना, CCD debt free and taxes and all those compliances she is managing everything. So see, people's reaction to different type of stress can be different, ठीक है, people's reaction to different type of stress can be different. So if someone is doing suicide due to stress or anything, any reason, he is somewhere mentally sick, ठीक है, he is mentally sick, please remember he is mentally sick. और दोस्तों मैं आप सभी के लिए भी बताना चाहूंगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आपके आजू बाजू में किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को, किसी भी दोस्त को, यार को, दुश्मन को, जिसको भी अगर बार बार सुसाइड का ख्याल आ रहा है, मेक श्योर कि आप उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि पहला जो सिम्टम होता है सुसाइड करने का, है ना, सुसाइड अटेम्प्ट करने का, कि उनको हर चीज में सुसाइड का ख्याल आता है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि लाइफ में कुछ रखा नहीं है यार, लेट सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि मेंटली अनफिट होने की निशानी है कि आप मेंटली सही नहीं हो, यू आर साइकोलॉजी सिक, मेंटली सिक, ठीक है। और मेंटली सिक होने का मतलब ये नहीं कि पागल ही होता है, यू विल अटर समथिंग न्यूसेंस, नो। आप कई बार हिंट देते हो, कई बार हिंट देखते हो कि सामने वाला कई बार बोल रहा होता है कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, ऐसा नहीं होता, कई बार बोलता है इंसान। या इंसान को खुद ही पहचानना चाहिए कि इज ही हैविंग सुसाइडल थॉट्स, अगर हाँ तो सीक हेल्प, टॉक टू पीपल, है ना, लोगों से बात करो, हेल्प सीख करो, ठीक है, डॉक्टर से मिलो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑल्दो डॉक्टर्स भी सारे सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, देयर आर केसेस व्हेन डॉक्टर्स आर लाइक हाँ ये मेडिसिन ले लेना हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया फाइनेंशियल और एकेडमिक डिफिकल्टीज की तरफ ध्यान दो, है ना, क्योंकि हो सकता है इन सब के कारण बहुत कॉमन रीजन है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इट्स वेरी बैड, ट्रस्ट मी, मतलब आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम ये नहीं होता, ये तो बस ट्रिगर होते हैं, ये सब ट्रिगर होते हैं, स्ट्रेस हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई, सब ट्रिगर होते हैं। आप मेंटली अनफिट हो इसलिए आप सुसाइड करते हो, ठीक है। ट्रिगर फैक्टर समझ रहे हो ना कि भाई ये चीज नाम लगा दिया जाता है, बट एक्चुअल में जो सुसाइड होता है दैट इज ड्यू टू हिज और हर ओन मेंटल अनफिटनेस, ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी मैं बता दूं, सुसाइड करने वालों को बहुत करेज चाहिए होता है दोस्तों, खुद को किल करना आसान नहीं होता है ना, दैट इज वेरी पैथेटिक थिंग टू डू, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। बहुत दर्द होता है जो लोग बच जाते हैं, है ना, और ऊपर से पुलिस अलग परेशान करती है। हैरेसमेंट एंड बुलिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है सुसाइड का, प्लीज ये ध्यान रखिए। किसी को भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ही नीड्स मेडिकल अटेंशन, प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत जरूरी है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर वो परसिस्टेंट हो तो प्लीज ये ध्यान रखो, एज अ गुड ब्यूरोक्रेट यू टू शुड लर्न टू डील विद दीस थिंग्स। एक अगर आईपीएस ऑफिसर का आपको ध्यान हो, he was posted in कानपुर, और वहां पे ब्रिज पे एक लड़की सुसाइड करने जा रही थी, एंड पता नहीं क्यों उसने आईपीएस ऑफिसर को डायल किया, एंड लकीली ही पिक्ड अप द कॉल, एंड एट द एंड व्हाट हैपेंड, शी वाज सेव्ड, है ना, लकीली शी वाज सेव्ड। So you have to be that इमोशनली कैपेबल, इमोशनली फिट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है, कि आप लोगों को अवेयर कर सको। ये ध्यान रखना एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की एक सबसे बड़ी निशानी होती है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स ढूंढिए और लिखिए। ये कानपुर या कहीं पे ब्रिज का ही केस था, तो ब्रिज पे लड़की बैठी थी, शी वाज गोइंग टू सुसाइड, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर शी डाइड समवन, है ना। सो यस, डेफिनेटली दीस काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन, ठीक है। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो लिमिटिंग एक्सेस टू मेथड्स ऑफ सुसाइड, ध्यान रखो प्रिवेंशन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो सुसाइड के मेथड्स लिमिट करो, जैसे कि फायर आर्म्स हो गए, ड्रग्स हो गए, पॉइजन हो गए, इन सबसे दूरी रखो, ठीक है, क्योंकि आपको उस समय नहीं मिलेगा, मोमेंट के बाद वो सबसाइड हो जाती है फीलिंग, ठीक है। ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स एंड सब्सटेंस मिसयूज, ध्यान रखना, इट हैज बीन सीन कि आज के डेट में लोग ड्रग्स, अल्कोहल ये सब बहुत पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली यूथ, है ना, द लव इट, है ना, कैनबिस। बट ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं ये भी एक बार को डिप्रेशन किक इन कर सकते हैं, दे टू कैन लीड टू सुसाइडल थॉट्स, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ड्यूअल पर्सनालिटी कई लोगों की हो जाती है, रीजन इज मेंटल ब्रेकडाउन होना, है ना, वो बातें नहीं करते लोग, समस्या ये होती है लोग बातें नहीं करना चाहते, अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, they feel they will be judged. No my dear friends, parents are never there to judge you, just talk out to them, है ना, जो भी है बात करो, क्या हो गया, थोड़ा डांट पड़ेगी और क्या, थोड़ा समझाएंगे, सबका पेरेंट्स का अपना तरीका होता है, ठीक है। केयरफुल मीडिया रिपोर्टिंग अबाउट सुसाइड, ध्यान रखना मीडिया रिपोर्टिंग सुसाइड के बारे में भी बहुत संभाल के करना चाहिए, ठीक है। मतलब हम इसको हाईलाइट नहीं कर सकते, ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इट हैज बीन सीन दैट कि जो पर्सन सुसाइड करता है वो 4 और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि सुसाइड कैन बी अ वे, ठीक है।
इसीलिए एक और चीज कही जाती है कि जिस फैमिली में सुसाइड देखा गया है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज रिलेटिवली, मतलब देखो डेटा तो मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट स्टिल अगर किसी फैमिली मेंबर ने सुसाइड किया तो देयर कैन बी प्रोबेबिलिटी कि देयर इज रिलेटिवली हाई प्रोबेबिलिटी, आई विल से, कि उस फैमिली में कोई और भी सुसाइड कर सकता है। रीजन भी कि एक रोल मॉडल टाइप से सेट हो जाता है, रोल मॉडल तो नहीं कहूंगा, एक एग्जांपल सेट हो जाता है कि हाँ यार ये तो नॉर्मल टाइप की प्रोसीजर है, कर लेते हैं, मतलब लोग करते हैं, है ना। तो वो चीज बहुत गलत है, बहुत गलत हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, देयर आर वेरी स्लाइट प्रूफ्स, बट मैंने कहीं पढ़ा था सुसाइड के बारे में ये चीज कि अगर आपकी फैमिली में किसी ने किया है तो देयर इज हाई चांस कि पर्संस, अदर पर्संस में गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसीलिए मीडिया रिपोर्टिंग बहुत संभाल के करनी चाहिए, बहुत संभाल के करनी चाहिए। इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन, ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में है तो आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए उस पर काम कर सकते हो, बट एट द एंड दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक कंडीशन से ज्यादा दिस इज मोर अबाउट स्ट्रेस एंड मेंटल फिटनेस, ठीक है। एक कहावत कही जाती है दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि अगर मैं एक बॉटल, है ना, पानी का भरा बॉटल, अगर मैं ऐसे सामने खड़ा करके खड़ा हो रहा हूँ, अगर 24 घंटे ऐसे ही हाथ करके खड़ा रहूं, my muscles will start breaking down, my muscles will start breaking down। ऐसा क्यों होगा, मेरी मसल्स तो टूटने लगेंगी, क्योंकि मेरे हाथ को आदत है नीचे रहने की। एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पुटिंग अप 1 kg weight and I am stretching my hand, so my hands also have their limitation। थोड़ा ही आप स्ट्रेस ले रहे हो बट पूरा दिन उसको लेके कैरी कर रहे हो, मेंटल ब्रेकडाउन आएगा, अब ट्रस्ट नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप बैगेज कितना कैरी करना चाहते हैं, हाउ मच बैगेज डू यू वांट टू कैरी, ठीक है। तो देख, ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रेस सबको होता है, बट उस पर कितना रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना है और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देता हूं सुसाइड का, सेपुक्कू। सेपुक्कू क्या है, ये सैमुराई कोड ऑफ कंडक्ट है, सैमुराई कोड ऑफ ऑनर है। Die with honor rather than fall into the hands of enemy। ध्यान रखना, सती प्रथा भी हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे ही चलती थी कि हम मतलब आग में कूद जाएंगे rather than दूसरों के यहाँ लड़ने से, दूसरे से लड़ने से, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कल्चरली मतलब एक्सेप्टेबल हो सकता है, सुसाइड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट शायद इथिकली या मोरली, मतलब इथिकली एक्सेप्टेबल हो सकता है कुछ कल्चर्स में, बट शायद मेरे मोरल्स के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। आई विल प्रेफर कि आपको लड़ना चाहिए, ठीक है। सती, सती की अगर मैं बात करता हूं, इंडियन विडो किल हरसेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल, ठीक है। ध्यान रखना, हस्बैंड के फ्यूनरल के साथ पत्नी को भी मार दिया जाता था, दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड, है ना। और राजा राम मोहन रॉय वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस, वन ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग ही वाज द ओनली पर्सन, बट यस, राजा राम मोहन रॉय, है ना, RRM, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट। अच्छा, एक और चीज, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, ये आप मुझे बताएंगे, है ना। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जरूर से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग सुसाइड बॉम्बिंग भी करते हैं, और दिस इज नाउ द न्यू ट्रेंड, ठीक है। वुल्फ, लोन वुल्फ, मतलब जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वुल्फ अटैक, लोन वुल्फ अटैक, है ना। तो ध्यान रखना, टेररिस्ट के लिए आजकल नया मेथड निकला है, सुसाइड बॉम्बिंग, ठीक है। बोको हराम, आप देखो, बोको हराम तो फोर्स करता है ना, फोर्स करता है सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, दैट इज वेरी बैड, दैट इज रियली वेरी बैड, है ना। तो ये चीजें आपको भी देखना है कि सुसाइड किस कंडीशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और है सुसाइड में, ध्यान रखना, संथारा, ठीक है। तो संथारा इज ऑल्सो देयर, जो कि एक तरह का सुसाइड है, ठीक है, रिलीजियस। संथारा कौन करते हैं, जैन लोग करते हैं, ध्यान रखना, जैन लोग करते हैं। They give up their food and water and ultimately get moksha as per their philosophy, and in English, brutal English, we will say that they die, है ना, to attain nirvana, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये चीजें हैं, मतलब क्या कहते हैं, सुसाइड के तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जाता है, बट दिस इज परहैप्स शायद किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, तो मैं किसी फीलिंग हर्ट करने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जब हमने इसकी बात कर ली, जब हमने ये बात कर लिया कि भाई संथारा क्या है और ये चीजें क्या हैं, तो जरा देखिए यूथनेशिया, ठीक है। यूथनेशिया की मैं बात करता हूं, तो वॉलंटरी यूथनेशिया इज लीगल इन सम कंट्री। अब यूथनेशिया है क्या, व्हाट इज यूथनेशिया, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यूथनेशिया इज नथिंग बट, यूथनेशिया इज नथिंग बट मेडिकली असिस्टेड टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, है ना। तो देखो, हम लोगों में से कई सारे लोग कई बार इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, ठीक है।
कई लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम कोमा में होते हैं, और अगर शायद हमें मेडिकल सपोर्ट ना दिया जाए, अगर हमें मेडिकल सपोर्ट ना दिया जाए तो वी वुड डाई, वी वुड लिटरली डाई। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखिए यूथनेशिया जो है दैट इज मेडिकली असिस्टेड टर्मिनेशन ऑफ, ठीक है। ध्यान रखिए वॉलंटरी यूथनेशिया इज लीगल इन सम कंट्रीज, ठीक है, वॉलंटरी यूथनेशिया लीगल है। इनवॉलंटरी क्या है कि देखो ध्यान रखना, नॉन वॉलंटरी मतलब पेशेंट्स कंसेंट अनअवेलेबल है, ये इलीगल है, ध्यान रखना इलीगल है। जैसे सपोज करो कि दो वेरी एल्डरली पीपल हैं जिनके बच्चे शायद यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया कहीं शिफ्ट हो गए, कनाडा कहीं शिफ्ट हो गए, ठीक है। दे हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे वांट टू डाई, सो शुड वी नॉट अलाउ देम टू डाई और शुड वी अलाउ देम टू डाई, है ना? तो ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, ध्यान रखिएगा। वॉलंटरी यूथनेशिया कुछ देशों में लीगल है बट कुछ देशों में नहीं लीगल है ना? ध्यान रखना, हमारे यहाँ यूथनेशिया टोटली इलीगल, ध्यान रखिएगा, टोटली इलीगल है। नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया पेशेंट्स कंसेंट अनअवेलेबल है, और ये मतलब जहां पे ना रहे वहां इलीगल हो जाता है। अच्छा, यूथनेशिया कैसे बोल रहे हैं, मतलब कैसे लीगल इलीगल की बात कर रहा हूँ। यूथनेशिया जैसे कि आप सभी समझ ही गए हो कि वॉलंटरी हो सकता है, ठीक है, वॉलंटरी हो सकता है और इनवॉलंटरी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनवॉलंटरी, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस समझ लेना, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पेशेंट की कंसेंट अवेलेबल है, पेशेंट की कंसेंट अवेलेबल है, इसका मतलब कि सपोज करो पेशेंट चलता फिरता है एंड ही हैज रिटन आइदर इन हिज विल, और वो अपनी मर्जी से अपना परमिशन देता है कि नो आई डोंट वांट टू लिव नाउ, आई वांट टू डाई। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी यूथनेशिया, ठीक है, वॉलंटरी यूथनेशिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? नॉन वॉलंटरी क्या है? इनवॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी क्या है कि पेशेंट परमिशन ही नहीं दे सकता। सपोज करो उसने कोई ऐसा विल नहीं छोड़ा और अब उसके जो मतलब क्या कहते हैं केयर टेकर्स हैं, केयर टेकर्स लाइक मतलब हो सकता है बच्चा हो उनका, बेटा बेटी हो, ठीक है, तो उनकी मर्जी के हिसाब से उसको यूथनेशिया दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, यूथनेशिया में भी दो तरह की यूथनेशिया होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यूथनेशिया में भी दो तरह के होते हैं, एक और तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। बहुत सारे देशों में पैसिव अलाउड है, एक्टिव अलाउड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, एक्टिव अलाउड है, पैसिव अलाउड है, एक्टिव अलाउड नहीं है। एक्टिव का मतलब क्या है कि आपको पॉइजन दे दिया जाए, ठीक है, सपोज करो जैसे जो मैं बताया था कर्नाटका या कहीं पे, आई एम फॉरगेटिंग, दोस टू एल्डर्स वर देयर, ठीक है, दोस टू एल्डर्स वर देयर, दे आस्क्ड गवर्नमेंट कि हमें अलाउ करो कि हम सुसाइड कर सकें, फिर सुसाइड इज अ क्राइम, ठीक है। तो उस केस में अगर आप जाओ डॉक्टर के पास, बोलो कि भाई मैं जीना नहीं चाहता हूँ, साफ सी बात, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, डॉक्टर आपको पेनलेस डेथ के लिए एक पॉइजन की इंजेक्शन लगा देगा, दैट विल बी एक्टिव यूथनेशिया, दैट विल बी एक्टिव यूथनेशिया। अगर मान लो कि कोई पर्सन ऑलरेडी कोमा में है या फिर उसका किडनी फेलियर हो चुका है और अगर उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस ना दिया जाए तो मर जाएगा, तो दैट अगर उसका मेडिकल असिस्टेंस हटा दिया जाए दैट विल बी कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव यूथनेशिया। प्लीज इस चीजों का ध्यान रखना, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया क्या है, वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया क्या है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आई बात? इनवॉलंटरी यूथनेशिया विदाउट आस्किंग कंसेंट और अगेंस्ट द पेशेंट्स विल इज आल्सो इलीगल इन ऑल द कंट्रीज, इज यूजुअली कंसिडर्ड मर्डर। ध्यान रखना, नॉन वॉलंटरी मतलब पेशेंट की कंसेंट तो आप ले ही नहीं सकते हो, जैसे वो कोमा में पड़ा हुआ है, कुछ बता ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी को तो मर्डर ही मानते हैं दोस्तों, अगर पेशेंट की विल के अगेंस्ट आप जाकर के उसको यूथनेशिया देते हो तो फिर वो इलीगल माना जाता है। इज दैट क्लियर? Is that clear to everyone? Okay. Then the British House of Lords Select Committee on Medical Ethics defines euthanasia as, ध्यान रखना ये कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना, British House of Lords Select Committee ने डिफाइन किया है, deliberate intervention undertaken with express intention of ending life to relieve intractable suffering। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस केस में अगर आप किस सामने वाले पर्सन की परमिशन के साथ उसकी लाइफ एंड करते हो या उस पर्सन के रिक्वेस्ट पे उसकी लाइफ एंड करते हो तो फिर वो क्या कहलाता है, आपका यूथनेशिया कहलाता है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये तीन तरह का हो सकता है, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी तो हर देश में इलीगल है, हर देश में इलीगल है, आप मरना नहीं चाहते लेकिन आपको किसी ने मार दिया, टोटली इलीगल, ठीक है। वॉलंटरी इज लीगल इन सम कंट्रीज, नॉन लीगल, ठीक है, नॉन वॉलंटरी यूजुअली इलीगल होता है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव आई होप आपको समझ में आ चुका है। एक्टिव और पैसिव दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ यूथनेशिया यू आर अप्लाइंग, ठीक है।
तो नीदरलैंड एंड बेल्जियम टर्मिनेशन ऑफ लाइफ बाय अ डॉक्टर एट अ रिक्वेस्ट ऑफ पेशेंट। ध्यान रखना नीदरलैंड और बेल्जियम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ लाइफ बाय अ डॉक्टर एट अ रिक्वेस्ट ऑफ पेशेंट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पेशेंट। डच लॉ डज नॉट यूज द टर्म यूथनेशिया, बट इन लोग कुछ अलग ही वर्ड्स यूज करते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ लाइफ विथ मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ लाइफ विथ मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात ना ये चीज। डच लॉ डज नॉट यूज द टर्म यूथनेशिया बट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट अंडर द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ असिस्टेड सुसाइड, टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, समझ में आई बात ना। अब देखो इसके फॉर और अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, फॉर और अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला चीज, फॉर में क्या बोलोगे इसके कि भाई देखो हर पर्सन के पास है, वो कैसे मरना चाहता है उसका अधिकार है, ठीक है, हर पर्सन के पास अधिकार है, वो कैसे मरना चाहता है वो डिसाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइट टू प्राइवेसी, भाई उसकी मर्जी है, वो ऐसे मरना चाहता है तो ही लेट हिम डाई, है ना, उसकी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल इंटरेस्ट एंड लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज, दोस्तों ध्यान रखो, अगर दो पर्सन है, सपोज करो दो पर्सन हैं, एक पर्सन है जो कि मतलब आपको पता है ही विल डाई एनीवे, किसी भी तरह से वो मरेगा ही एट द एंड, बहुत ज्यादा उसका फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी लाइफ, और दूसरा है कोई बच्चा या फिर जैसे हमारे देश में गरीब लोग बहुत सारे, किसको आप प्रेफर करोगे, किसको आप प्रेफर करोगे कि किसको पहले रिसोर्स दोगे, कोई बच्चा आपके सामने है, ऑब्वियसली बात है लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज हैं, वी शुड प्रेफर दोज हु आर मोर कैपेबल, ठीक है। वीकेंड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, ये क्यों मतलब अगेंस्ट में बोला जाता है, क्योंकि लाइफ की सैंक्टिटी को वायलेट करता है। स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट भी इसमें आता है दोस्तों, इससे ऑर्गन ट्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो आता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेंस्ट द गॉड्स विल, जब आपने लाइफ क्रिएट नहीं की तो आप लाइफ ले कैसे सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात। और इसके अलावा एक और है डिफिकल्टी इन रेगुलेशन, रेगुलेट कैसे करोगे भाई, आपके डॉक्टर तो बोलेगा पक्की बात है कि भाई मैंने तो क्या कहते हैं यूथनेशिया दिया था, उस पर्सन की रिक्वेस्ट थी, और आज की डेट में आपको भी पता है दोस्तों कि किडनी का कैसे व्यापार चलता था एक टाइम पे, लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, उठा तो कहीं लगवा लो उनसे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि रेगुलेशन जो है इसमें डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। अबॉर्शन की बात करते हैं, मोरल डिबेट, मोरल डिबेट क्या है, it is morally wrong, it is morally wrong, is fetus a human being or does fetus has right to life, ठीक है। तो मोरल डिबेट क्या है कि भाई ये मोरली रॉन्ग है, fetus ह्यूमन बीइंग है या नहीं है, ये सवाल पूछे जाते हैं, कितना मोरली रॉन्ग है, fetus को एक लाइफ माना जाए या ना माना जाए, does fetus has right to life or not, है ना, fetus के पास राइट ऑफ लाइफ है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना अबॉर्शन में क्या है कि फीटस के राइट की बात होती है। तो देखो इसमें दो तरह के खेमे हैं, दो तरह के ग्रुप हैं। फर्स्ट वन इज प्रो चॉइस, है ना, जिनके पास जो लोग बोलते हैं कि भाई देखो चॉइस बहुत जरूरी है, इंसान की चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके हिसाब से फीटस जो है, फीटस, ठीक है, इज नॉट नेसेसरीली ए ह्यूमन, ठीक है, इनके हिसाब से ये कहना है कि भाई देखो फीटस में तो अभी लाइफ आई नहीं है, उसका दिल भी धड़कना चालू नहीं हुआ है, तो ध्यान रखो ये फीटस जो है एक ह्यूमन नहीं है। मोरल राइट ऑफ वुमेन, ध्यान रखना वुमेन के ऊपर है कि उसको 9 महीने कैरी करना पड़ता है, शी मे आल्सो डाई इन द प्रोसेस, यू आल्सो नो दैट, ठीक है। एक बेबी को बर्थ देने में कई बार वुमेन की डेथ भी होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर आपने पढ़ा हो तो प्लीज डू रीड अबाउट दिस, फैक्ट्स और डेटा आपको इकट्ठा करने हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी इंडिया की एमएमआर कितनी है एनएफएचएस 5 के हिसाब से, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये ध्यान रखना आपका असाइनमेंट है, ठीक है। एनएफएचएस 5 के हिसाब से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो ध्यान रखिए ये सब चीजें बताना है, ठीक है, आपको मुझे एनएफएचएस 5 से। इसके अलावा स्टंटिंग का डेटा देखो, स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन सब का डेटा जल्दी जल्दी देखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना इन सब का डेटा एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। पोटेंशियल ह्यूमन डू नॉट हैव राइट्स, ध्यान रखना पोटेंशियल ह्यूमंस के अंदर राइट नहीं होते, जैसे ह्यूमंस को, एनिमल्स को प्रो चॉइस राइट आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो पोटेंशियल ह्यूमंस के अंदर कोई ज्यादा राइट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। प्रो लाइफ की बात करते हैं, इसका अपोजिट खेमा, ये कहते हैं भाई किलिंग गलत है, एक अच्छा आदमी मारता नहीं है, किसी को भी नहीं मारता है, ठीक है। इनकैपेबिलिटी ऑफ फीटस टू सेव इटसेल्फ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं कि देखो फीटस जो है वो खुद को बचा नहीं सकता, रो नहीं सकता, गा नहीं सकता, इसलिए आप क्या कहते हैं उस पर जुर्म ढाओगे, उसको मार डालोगे, इट्स रॉन्ग। इसके अलावा इसको पेन भी कॉज होता है, फीटस को भी पेन कॉज होता है, इसीलिए ये प्रो लाइफ मतलब आर्गुमेंट वाले बोलते हैं अबॉर्शन इज रॉन्ग, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, अबॉर्शन इज रॉन्ग, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल में आपको किस साइड लेना है ये आपकी चॉइस है, बट थिंग इज आपके आर्गुमेंट्स इस तरह से आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये एथिक्स का पेपर है,
यहाँ आर्ग्यूमेंट ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन आपका डिसीजन, कैसे आप उस डिसीजन पहुंचे। पर्सनली आई फील सो कि मतलब प्रो चॉइस हुई है तो ज्यादा बेटर है, प्रो चॉइस हुई है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप देखिए हर साल अबॉर्शन का जो टाइम है, ठीक है, अबॉर्शन का जो टाइम है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बोलेंगे आप, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये चीज में टाइम लिमिट बढ़ाती जा रही है गवर्नमेंट ओवर द टाइम लिमिट बढ़ाती जा रही है। पहले केवल 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन करवा सकते थे, केवल 20 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकते थे, अब इसको 24 वीक्स कर दिया गया है, ध्यान रखिए 24 वीक्स कर दिया गया है, और देयर इज प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में फर्दर इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपको लेना है। आई विल रिकमेंड आप प्रो चॉइस स्टैंड लीजिए, बट एट द एंड ध्यान रखिएगा आपको आर्गुमेंट्स मैटर करते हैं rather than your final conclusion. Is that clear? ठीक है। अब देखो एथिकल कंसर्न्स और भी जगहों पे हैं, कैसे देखो, मैंने बताया था आपको एथिकल कंसर्न्स किसमें, 3 पैरेंट बेबी में, 3 पैरेंट बेबी की अगर मैं बात करता हूँ, 3 पैरेंट बेबी की अगर मैं बात करता हूँ, वहां पे क्या एथिकल कंसर्न्स है, ध्यान दीजिए। Ethicists are also concerned about potential misuse of mitochondrial transfer. With the recent rise in genome editing technologies such as CRISPR-Cas9, bioethicists worldwide are calling for bans on alterations to genetic information passed on from parent to children. ध्यान रखना, पेरेंट्स से बच्चों में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसमें अल्टरेशन करने से रोकना जरूरी है, एज पर बायोएथिसिस्ट, ठीक है, कुछ बायोएथिसिस्ट, सभी नहीं, कुछ। But this is exactly what happens when a daughter is born as a result of mitochondrial transfer. The daughter will carry mitochondrial DNA from a third unknown donor, which she will pass on to all her future generations. And if she has daughters, they will continue to pass on this donor DNA, affecting the genetic information of many generations to come in the ways we cannot fully predict. ध्यान रखना, हमें फ्यूचर का नहीं पता है, और वो एक डीएनए जो है वो रेगुलर चलता रहेगा। This dilemma brings up an interesting question. Should parents of mitochondrial transfer select only male embryos to prevent potentially changing the course of their bloodline, or do parents have a right to have children of either sex despite effect of potential future generation? तो इसमें यहाँ सबसे बड़ा एक चीज ये आता है कि भाई देखो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर के लिए देखो ध्यान रखना कि क्या मेल्स ही केवल मतलब जो ब्लड लाइन को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है, या कि पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपना सेक्स और सारी चीजें मतलब अपने बच्चों का जनरेशन को तय कर सके, ठीक है। As biology and safety concerns become better understood, the ethics and legal implication of this new technology will be likely to be debated and argued in courtroom worldwide for years to come. ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बायोलॉजी और सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे एथिकल एंड लीगल क्वेश्चंस भी आएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी अपने नीव स्टेज में है, अभी इतना मास स्केल पे इसका यूजेज नहीं हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, सरोगेसी व्हिच इज कॉल्ड रेंटिंग आउट वॉर्म, ठीक है। एक जापानीज कपल आता है ना, दे रेंट अ वॉर्म ऑफ अ इंडियन लेडी, ठीक है, एक जापानीज कपल आता है, ध्यान रखना, एंड दे रेंटेड अ वॉर्म इन इंडिया, ठीक है। इंश्योरेंस तो बहुत ज्यादा होता नहीं था उस समय, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री थी काफी ज्यादा, ठीक है। तो जो क्या हुआ, सरोगेट मदर को तो उन्होंने इम्प्रेग्नेट करवा दिया, है ना, सरोगेट मदर को तो इम्प्रेग्नेट करवा दिया, ठीक है। शी वाज समवेयर इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि अपना 6 मंथ के आजू बाजू इनको हो गया था, एंड सडनली द न्यूज केम दैट दिस कपल हैज स्प्लिट, ये स्प्लिट हो गया है, एंड नाउ दे डोंट वांट बेबी, अभी इनको बेबी नहीं चाहिए, दे डोंट वांट बेबी। अब क्या करेंगे, अभी सरोगेट मदर जो है शी इज वेरी पुअर, तभी तो ये काम कर रही है, ये है, तभी तो ये अपना वॉर्म को मतलब रेंट आउट कर रही है ना, इलीगल मतलब इलीगल तो नहीं कहा, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री में तभी तो है, ठीक है। अब सोचिए 3 महीने बाद इस बेबी का बर्थ होना है, तो इस 3 महीने के लिए ना इनको कुछ भी मतलब भत्ता या कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको कोई इंश्योरेंस इनके पास है नहीं, तो ये बेबी को रेज कैसे करेंगे, और ये बेबी भी इनका खुद का नहीं है, ये बेबी भी जापानीज कपल का है, क्योंकि डीएनए और जो भी ये सब चीज जापानीज कपल से लिया गया है ना। तो यहाँ पे एक एथिकल क्वेश्चन आता है, फर्दर ये जो बेबी पैदा होगा सरोगेट मदर से, विल ही बी कॉल्ड जापानीज सिटीजन और इंडियन सिटीजन। तो ध्यान दीजिए ये सारे एथिकल कंसर्न्स आएंगे, लीगल कंसर्न्स आएंगे, और ये डिस्कस किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं इन्हीं सबको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने सरोगेसी को बैन किया था। सेम गोज विद 3 पैरेंट बेबी, जब आप एक जगह अल्टरेशन करते हो वैसे ही आप देखोगे वहां पे जरूर नोटिस करोगे कि पूरी पूरी प्रोजेनी आपके आगे आने वाली चेंज हो जाएगी, और वेयर इट विल लीड टू विल नेवर नो। आई फील आपको पता है बटरफ्लाई विंग्स इफेक्ट, बटरफ्लाई विंग्स इफेक्ट क्या है,
ये क्या चीज है, क्या कहता है, ये एक थ्योरी है कि भाई देखो बटरफ्लाई का एक विंग फड़फड़ाना हो सकता है 1000 साल बाद एक स्टॉर्म को जन्म दे दे, एक स्टॉर्म को जन्म दे दे जिसके बारे में हमें पता तक ना हो, ठीक है। क्योंकि एक विंग जब फड़फड़ाती है एक बटरफ्लाई छोटी सी, तो उससे थोड़ी सी एयर डिस्प्लेस होती है, और वो थोड़ी सी एयर क्या पता वो एक्यूमुलेट होते 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 टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाए, बहुत बड़े टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। बायोएथिक्स, बायोएथिक्स कहलाता है, यहाँ एथिकल कंसर्न्स बहुत सारे हैं, है ना। वी नेवर नो व्हाट इज कमिंग अहेड ऑफ, ठीक है, व्हाट इज कमिंग अहेड ऑफ, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इसके क्या फॉलोआउट्स होंगे। आपको देखिए डीएनए क्लोनिंग देखने में कितनी सिंपल लगती है, कितनी आसान लगती है कि भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना, बट अगर आप उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बाकी सारी चीजों को स्टडी करें तो दैट इज नॉट फीसिबल, दैट इज नॉट फीसिबल। तो ध्यान रखिए, हमें भी नहीं पता कि कितना फीसिबल होगा कितना नहीं होगा। तो विद दैट बायोएथिक्स खत्म होता है। ध्यान रखना आपको इन्हीं आर्गुमेंट्स के आजू बाजू अपने आर्गुमेंट्स फ्रेम करने हैं और उसके हिसाब से अपना कंक्लूजन देना है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है आपका मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स क्या है? देखो दोस्तों, इशू विद मीडिया, आज की डेट में बहुत सारे लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, मतलब है ना, लिबरल मीडिया बोलते हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारे मतलब वर्ड को मैं यूज नहीं कर सकता लिबरल मीडिया के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए मीडिया का भी अपना एथिक्स होना जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों, मीडिया का अपना एथिक्स हो। क्यों? क्योंकि मीडिया को जो बोलते हैं हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले 3 पिलर कौन है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट से मुझे बताइए। थर्ड, पहले 3 पिलर कौन से हैं? फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का कौन सा है? तो देखो इश्यूज विद मीडिया की मैं बात करता हूं, ठीक है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है, ऑब्वियसली बात है, इसका एथिकल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। तो आज की में इश्यूज क्या क्या है? सबसे पहला है प्राइवेसी थ्रेट, ठीक है। प्राइवेसी थ्रेट कैसे है? रोहतक गर्ल्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रोहतक में 2 लड़कों की खतरनाक पिटाई हुई, ठीक है। रोहतक में 2 लड़कों की खूब खतरनाक पिटाई करी, 2 लड़कियों ने, ठीक है, खूब खतरनाक पिटाई करी। वो द बॉयज वर हेडेड टुवर्ड्स देयर आर्मी इंटरव्यू, आर्मी में मतलब अपनी भर्ती के लिए वो जा रहे थे, बस में बैठे हुए थे और सडनली 2 लड़कियां आई और उन्होंने बोलना चालू कर दिया, छेड़ते हो हमें, हमने खूब पिटाई कर दी। मीडिया ने इनको क्या किया, रातों रात मस्त हीरो बना दिया, एंड दे द गर्ल्स आल्सो गॉट मतलब प्रेज फ्रॉम सीएम, चीफ मिनिस्टर तक से उनको सराहना मिली। बाद में पता चला ऑनलुकर्स जो थे, साथ में जो उन लड़कों के और लड़कियों के साथ जो बस में को पैसेंजर्स थे, उन्होंने वो सामने आए, पता चला कि ये लड़कियां तो बदमाशियां कर रही थी, ये लड़कियों ने पैसे मांगे थे और बाकी कुछ भी कुछ किया था, थ्रेटन किया था उन बॉयज को, है ना। और उसके बाद जब उनको उनका काम नहीं हुआ तो फिर दे स्टार्टेड बीटिंग देम, और लड़की होने के कारण उनको सिंपैथी मिली खूब सारी, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन था? कल्प्रिट वाज मीडिया, मीडिया ट्रायल। बट इज इट ऑलवेज रॉन्ग? दिल्ली का दरिंदा केस देख लो, मीडिया ट्रायल अगेन, बेचारे की 3 साल तक नौकरी तक चली गई, नौकरी तक छोड़नी पड़ी उस बंदे को, और थैंक्स टू मीडिया ट्रायल। इज मीडिया ऑलवेज रॉन्ग? क्या हमेशा इतना गलत होता है मीडिया? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो डाउट इनको कुछ जगहों पे रिस्ट्रेंट लेना चाहिए। फर्दर मीडिया का मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, दिल्ली का दरिंदा मैंने आपको बता दिया, है ना, दिल्ली का दरिंदा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कारगिल युद्ध में, ठीक है, मुंबई बॉम्बे ब्लास्ट में, है ना, बॉम्बे टेररिस्ट अटैक में, मुंबई टेररिस्ट अटैक बोल लो, एक्चुअली बॉम्बे इज नॉट करंट नेम, ठीक है। तो अटैक में, मुंबई टेररिस्ट अटैक में ध्यान रखना, यहाँ पे भी मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा था, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके बेसिस पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज सामने वाली पार्टी ने, मतलब टेररिस्ट ने और पाकिस्तानी आर्मी ने बनाई थी। तो ध्यान रखिए बहुत सारे मिलिट्री सीक्रेट्स चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कई बार आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये स्टीरियोटाइप, बायसनेस क्रिएट कर देते हैं और बहुत गलत तरीके से भी आपको मतलब चीजों को दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा मीडिया में नेपाल अर्थक्वेक जब आया था तो बहुत इनसेंसिटिविटी भी दिखाई थी मीडिया ने। यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, इनसेंसिटिविटी। किसी का पूरा घर टूट गया है और आप जाकर तो उससे पूछो आपको कैसा लग रहा है, आपका घर टूट चुका है, आपके बेटे गुम है, आपके पति गुम है, इतना पोकर फेस के साथ आप कैसे कह सकते हो? कोई रो रहा है, बिलख रहा है ना। तो वहां से नेपाल अर्थक्वेक के बाद से जो मीडिया ने बेवकूफी की थी, बेवकूफाना हरकत की थी, उसके कारण भी बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में बुरी हुई, ठीक है। ध्यान रखिएगा काफी सारी चीजें बुरी हुई, ठीक है। हेट स्पीच आपको भी पता है भाई, जैसे देखो यूपीएससी जिहाद नाम से था, उसको तो आईएएस लॉबी तक ने बुरा भला कहा था, है ना, कहा था भाई ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी जिहाद,
ठीक है, ये टर्म बार बार पॉइंट किया जाता है, मतलब किया गया था बीच में एक चैनल के द्वारा, आपको नाम पता होना चाहिए, लिखना हो लिख लेना, ना भी लिखोगे तो भी ये बोल देना कि भाई एक चैनल बार बार रिपोर्ट कर रहा था एंड इट वाज शंटेड डाउन बाय आईएएस लॉबी एज वेल एज आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हेट स्पीच आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा मीडिया में ये भी देखा गया है, इट इज इन्वॉल्वड इन न्यूज मैनिपुलेशन बिकॉज इट रन्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे रन करता है। ठीक है, आपको भी पता है आपका अभी टीआरपी स्कैम जो हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। और ऑब्वियसली बात है, चूंकि इनका प्राइम सोर्स ऑफ अर्निंग एडवर्टाइजमेंट है, तो ये क्या रहेंगे, इम्पार्शियल तो हो नहीं सकते, बायसनेस इनमें रहेगी ही रहेगी, स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप इन सबके एक एग्जांपल ढूंढ सकते हो अपने चारों तरफ से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई डोंट वांट टू से देम डायरेक्टली। हाँ, और आपको भी डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिखना है कुछ सम चैनल्स आर said to be pro government and they will never ever criticize them, है ना, whereas US media has been seen to directly upfrontly question even presidents, है ना, president or the power persons in power, is it clear? ठीक है, okay, then is media ethics, please ध्यान रखिए, the sole aim of journalism should be service, ध्यान रखना, sole aim क्या है, service है, the newspaper is a great power but just as an unchanged torrent of water submerges in the whole countryside and devastates crops, even so an uncontrollable pen serves but to destroy, ध्यान रखना कि जैसे कि पानी जब बाढ़ आपके पाँव में आता है, वो पानी जीवनदायिनी है, आपको पता है, पानी जो है जीवन देता है, आधार है, जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हुई हैं, दे ऑल वर लेट डाउन बिसाइड्स अ रिवर। आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखो, नील नदी के किनारे, मेसोपोटामियन देखो, टिग्रिस रिवर के किनारे। ठीक है, फिर इसके बाद अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी के किनारे, अपना सिंधु नदी के किनारे, गैंगेटिक सिविलाइजेशन पूरा गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, आप खुद देखिए। तो मतलब बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई, सभी पानी के चारों तरफ बसी हुई थी, लेकिन अगर पानी को संभाल के न रखा गया, बाढ़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पानी, तो ऑब्वियसली बात है पूरे देश को, पूरे आउटसाइड को, पूरे रूरल एरिया को डिवास्टेट कर देता है, फ्लड कर देता है। सेम हाल पेन का है, अगर पेन को संभाल करके जिम्मेदारी के साथ नहीं उठाया गया तो डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, ध्यान रखना, पेन में बहुत पावर है, पेन इज मच मच मोर पावरफुल देन यू कैन थिंक। ठीक है, मच मोर पावरफुल देन यू थिंक। ठीक है, काफी ज्यादा पावरफुल होती है दोस्तों पेन, बट एक चीज ध्यान रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आपके पास पावर है, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेंगी, और आपको मेक श्योर करना है कि ये चीजें सही से बैठे। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखो, ये वॉइस ऑफ वॉइसलेस है। फॉर एग्जांपल, अभी तो मैंने बैड एग्जांपल्स आपको बताए, आप लोगों ने मूवी देखी है नो वन किल्ड जेसिका? हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी नो वन किल्ड जेसिका? जेसिका लाल मर्डर केस, अगर आपको पता हो तो इसके अभी मतलब जो अभियुक्त थे, इनको फांसी पे लटका देना चाहिए था, बट आई फील कि इनको अभी भी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एमएलए के सन है, एमपी के सन है, और इंडिया में केवल पुअर्स को जो फांसी पे लटकाया जाता है ना। आप देखिए कभी भी तो इंडिया या किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में, जिनके पास पैसा है उनको फांसी की टेंशन नहीं रहती है ना। तो निर्भया रेप केस के बाद भी इवन एक बार के लिए कहा गया था, क्योंकि शायद वो लोग केवल इसलिए फांसी पे लटके क्योंकि वो पुअर थे। ठीक है, दे वर पुअर। एक एनालिसिस ही बता रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट की और बाकी लोगों की। ठीक है, दिस पर्सन शॉट दिस जेसिका लाल एट मतलब पॉइंट ब्लैंक, यहाँ पे उन्होंने शूट किया था, और बड़ी भीड़ में शूट किया था, रातों रात को। जस्ट क्यों शूट किया था? क्योंकि उनको एक बियर की बॉटल नहीं मिल रही है, पीने के लिए इनको और चाहिए था, एंड शी क्लियरली शोड हिम कि सर देखिए नहीं पड़ा है। शी वाज ए कॉलेज गोअर है, और मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने शूट कर दिया इनको। और उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि भाई पूरा भरा हुआ था उस समय पब, लेकिन जब विटनेस की बारी आई तो एक विटनेस अवेलेबल नहीं था। कैन यू थिंक ऑफ दैट? तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? माहौल है, मजाक है ना। तो जेसिका लाल मर्डर केस में ध्यान रखिए, इट वाज द मीडिया। पहले तो वो पूरा भरी हो गए थे, ही वाज लाइक कि भाई कोई मर्डर ही नहीं हुआ है, नो वन किल्ड जेसिका, भी पूरी उसी पे है। लेकिन मीडिया में थोड़ा एथिक्स था, मीडिया रेज दिस टॉपिक कि भाई ये कैसे हो सकता है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स टुक द मैटर, एंड देन दे आस्क्ड पुलिस टू रियली फाइल द केस, है ना, और फिर जाके कार्यवाही हुई। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया में गरीब होना बुरा है ना, क्राइम करना बुरा नहीं है, गरीब होना बुरा है, ध्यान रखना, है ना।
कहते भी है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास विष गरल हो। ठीक है, पावरफुल रहोगे, पैसे वाले रहोगे तो कुछ भी क्राइम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं आपके कितने सारे लोग हैं, नीरव मोदी जी हो गए, ठीक है, फिर आपके विजय माल्या साहब हो गए, क्या हुआ, क्या कर लिया हमारे गवर्नमेंट ने, व्हाट हैव वी डन, क्या कर लिया हमने, पैसा है इनके पास, दे आर एंजॉयिंग देयर स्टे आउटसाइड, फिर नई कंपनी खड़ी करेंगे, मस्त स्कैम करेंगे, मस्त निकल जाएंगे। एक्चुअली नीरव मोदी स्कैम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का स्कैम था rather than नीरव मोदी जी का। आपको ही पता है जब भी लोन निकलवाने जाओ तो 150 खिलाए बिना, 150 बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा ही, मतलब जो भी इनका कट है उनको खिलाए बिना तो कोई लोन पास होता नहीं है, आपको ही पता है ना। तो उन्होंने भी खिला करके पास करवा लिया, तो क्या बुरा कर दिया। अब वो तो किस्मत खराब थी कि भाई पहले निकल गया वो चीज, एंड ही वाज नॉट इन ए कैपेसिटी टू पे बैक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। ध्यान रखना ये वॉइस ऑफ वॉइसलेस है फॉर द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसने कुछ पॉजिटिव, कई सारे पॉजिटिव रोल भी प्ले किए हैं इंडियन मीडिया ने। ध्यान रखिएगा, टाइम टू टाइम पे ये गरीबों की वॉइस उठाती है। निर्भया रेप केस भी कहीं ना कहीं इसीलिए उठा, कहीं ना कहीं इसीलिए इतना जोर पकड़ा कि मीडिया वाज इन्वॉल्व, मीडिया वाज इन्वॉल्व। आप खुद देखिए जो अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था, अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था, दैट वुड नॉट हैव बीन दैट सक्सेसफुल विदाउट मीडिया। ठीक है, मीडिया का रोल था जो सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज प्रोटेस्ट तो सीए के दौरान भी हो रहे थे, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन क्या वो टूल पकड़े, क्या वो परवान चढ़ पाए, नहीं चढ़ पाए। क्यों? क्योंकि मीडिया साथ में नहीं था उनके, है ना। ध्यान रखिए ये चीज। पब्लिक वॉच डॉग है दोस्तों, ध्यान रखना, पब्लिक वॉच डॉग है क्रिटिकल न्यूज मीडिया व्हिच डिसेमिनेट्स न्यूज एंड व्यूज ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। ध्यान रखना, क्रिटिकल न्यूज मीडिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो न्यूज और व्यूज ऑफ पब्लिक है इसको चेंज कर सकते हैं, इन तक न्यूज पहुंचाते हैं और उसके अलावा व्यूज ऑफ पब्लिक को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर्स, इन्वेस्टिगेट्स एंड क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ की ऑर्गन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। ध्यान रखिए, ऑल्सो इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दोज इन पब्लिक ऑफिस एंड होल्ड्स देम अकाउंटेबल। ध्यान रखना, ये पब्लिक ऑफिस को खूब सारे अकाउंटेबल ठहराते हैं। अभी तो मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बड़ा प्यारा नाम है उनका, है ना। और बिहार में कई बार रिपोर्टिंग करते हुए अक्सर नालों को बताते हैं कि देखिए नाला बड़ा ऊपर है। अब हम इसीलिए रिलाई करते रहते हैं बिहार के इंजीनियर लोगों का, सीएम साहब एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे करके, मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं वो बंदे, है ना। तो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम बट ही इज क्वाइट अ गुड, मतलब रिपोर्टर, काफी मतलब ब्रूट लैंग्वेज का यूज करते हैं बट अच्छे से करते हैं उस चीज को, है ना। ओके, एनहांसेस वाइब्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा, इससे डेमोक्रेसी हमारी वाइब्रेंट रहती है दोस्तों, क्योंकि हर वर्ग को, हर ग्रुप को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज ए वेंट आउट मैकेनिज्म, है ना। किसी ग्रुप को अगर आप वॉइस नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर वो शब्द उठाएगी। अगर आप वो मीडिया में आकर के अपनी बात रख पा रहा है, चार लोगों के सामने कह पा रहा है अपनी बात, तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है ना। An independent news media has been integral to the democracy's long and tumultuous journey। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है इमरजेंसी के दौरान इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो जो आज आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, इट प्लेड ए वेरी गुड रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसने एंटी इमरजेंसी स्टैंड बहुत ज्यादा लिया था, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई उस समय प्रॉब्लम्स हुई थी, बट स्टिल इट नेवर लेफ्ट द अनबायसनेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है ना। शेपिंग द पब्लिक परसेप्शन, ध्यान रखना, पब्लिक परसेप्शन को भी चेंज करने की काम करते हैं। 4 hostile newspapers are more to be feared than 1000 bayonets। ध्यान रखना, 1000 जो हांडी होते हैं ना, बायोनेट्स होती हैं, उनसे ज्यादा 4 hostile न्यूज़पेपर होते हैं खतरनाक। ये किसी और का नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है, जो कि मतलब स्क्रैच से खड़ा हुआ, एक सोल्जर से चालू हुआ और बहुत बड़ा monarch है। He too feared newspapers। समझ में आई बात, क्लियर है? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इश्यूज विद जर्नलिज्म इन इंडिया क्या क्या है जरा देखिए। ठीक है, गिवन द नॉन मैंडेटरी एंड वॉलंटरी नेचर ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे जर्नलिस्टिक एथिक्स है, ठीक है, मीडिया एथिक्स है, हमारे यहाँ कोड है, ठीक है, बट ध्यान रखिए वो जो है मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, केवल वॉलंटरी नेचर का है। देयर आर ऑलवेज कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन बाय जर्नलिस्ट एंड न्यूज मीडिया आउटलेट्स। ठीक है, पेड न्यूज, स्प्रेडिंग द फेक न्यूज, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एंगेजिंग सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैगरेटिंग ट्रिवियल स्टोरी, ये बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। आप देखिए बात कम में जा करके कुछ रिपोर्टिंग करते हैं उल्टी सीधी, तो वो सब क्या है, सेंसिटाइजेशन करना, बस हवाबाजियां करना, है ना। तो ध्यान रखिए,
हाफ न्यूज इज ऑल्सो, हाफ फैक्ट इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ फेक न्यूज। क्यों? क्योंकि भाई वो सही स्टोरी नहीं दिखाता। अब जैसे राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकालो, इज दैट कंप्लीट स्टेटमेंट? नो, एक्चुअली उन्होंने कहा था ये मेरे स्टेटमेंट नहीं, किसके स्टेटमेंट है? मोदी जी के स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये क्या है? ये क्या है? फेक न्यूज फैलाना है। क्योंकि आप हाफ ट्रूथ दिखा रहे हो, आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिखा रहे हो, है ना? तो मैं किसी मोदी जी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी जी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम टोटली न्यूट्रल पर्सन। जो मुझे टिकट देगा या जो मेरे लिए काम करेगा, आई एम विद हिम, साफ सी बात है, ठीक है। बट मेरे लिए शायद कोई काम करेगा नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है। जो एज ए मतलब देश के लिए जो अच्छे से काम करे उसके साथ हूँ मैं, बेसिकली मेरा कहना तो ये है, ठीक है, जो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एंगेजिंग सेंसेशनलिज्म, तो ध्यान रखो मतलब कि बेसिकली मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ, बट थिंग इज कि ध्यान रखिए, फेक न्यूज काफी ज्यादा फैलती हैं, पेड न्यूज काफी ज्यादा फैलती हैं। इसके कारण मीडिया कहीं ना कहीं नुकसान में है, और कहीं ना कहीं उसकी छवि जो है वो बिगड़ रही है, ठीक है। जब वो रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं कर पाता है, जब वो किसी एक पार्टी से हद ज्यादा सवाल करता है और दूसरे को हमेशा प्रोटेक्शन के मोड में रखता है, वो बहुत दिक्कत वाली चीज होती है, ठीक है। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, क्रिएटिंग मिसलीडिंग हेडलाइंस, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, डिस्टॉर्टिंग ऑफ फैक्ट एंड इंक्रीज्ड मैनिपुलेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेडलाइंस में अगर बाहर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है, पक्की बात है वो हेडलाइन झूठ है, हेडलाइन पक्की बात है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। और वो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाते हैं ताकि आपका आई कैचिंग बना सके, बस, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है कि वो फेक है, ठीक है। बायस मीडिया भी है दोस्तों, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया, कई बार आज की डेट में देखा जा रहा है मीडिया भी बायस हो रहा है, एटलीस्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं गोदी मीडिया, लिबरल मीडिया और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आप लोग पॉइंट करके बैठे हैं, ठीक है। वन साइड मीडिया ट्रायल्स आर देयर, ठीक है, वन साइडेड। इसमें आप चाहो तो इसका भी दिल्ली का दरिंदा भी यूज कर सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि वन साइडेड था टोटली, ठीक है। रोहतक गर्ल्स का केस यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पे दोस्तों वन साइडेड ट्रायल हुआ है, और ये बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। लॉबिंग फॉर पर्सनल गेन्स, काफी सारे लॉबिस्ट होते हैं जो कि पर्सनल गेन्स के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए, अपना इमेज में कवर करने के लिए कई बार लॉबिंग करते हैं। ब्लैकमेलिंग भी देखी गई है मीडिया पर्सन के द्वारा, कि यहाँ पे अगर जैसे मान लो कहीं चीटिंग पकड़ी गई, तो वो सबसे पहले कॉल करेंगे उस प्रिंसिपल के, स्कूल के कॉलेज प्रिंसिपल को, कि देखो भाई तुम्हारे सेंटर से चीटिंग पकड़ी गई है, आके इतने पैसे दे दो तो काम हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे, हम नहीं जानते कौन हो। मैनिपुलेटिंग न्यूज स्टोरी, मैनिपुलेटिंग न्यूज स्टोरी, इसके अलावा रनिंग प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा भी रन करती है बहुत सारी, है ना। मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, मैनिपुलेशन ऑफ टीआरपी, आपको भी पता है दोस्तों, ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बीएआरसी, इसके लिए जिम्मेदार थी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसे कुछ पर्सन्स ने जा करके कुछ सर्टेन टीवी चैनल्स को पैसे दे करके कुछ सर्टेन चीजें करवाई, ठीक है। हालांकि बात बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज येलो जर्नलिज्म। व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? येलो जर्नलिज्म है दोस्तों, ध्यान रखिए, 1890s में, 1890s में मतलब ये क्वाइन किया गया था। इसका बेसिक मतलब होता है कि चीजों को सेंसिटाइज करना, ठीक है, सेंसिटाइज करना। क्या इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देगा? क्या मोदी जी ले आएंगे राफेल? राफेल आ गया है, देखिए इसके विंग्स उड़ते हैं, है ना, इसके पंख फड़फड़ाते हैं, ये होता है। तो सेंसिटाइज करना मतलब हवाबाजियां करना, इसकी गूंज से डर चुका है पाकिस्तान। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब सेंसिटाइजेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। पॉइंट इन 1890s टू डिस्क्राइब द टैक्टिक्स employed in the furious competition between two New York City newspapers, The World and The Journal। तो इन लोगों ने क्या किया भाई? सेंसिटाइज करना चालू किया, क्योंकि भाई हम सभी को देखो, एक आप न्यूज चैनल देख लो या फिर मेरा ही चैनल देख लो, आप मेरा ही चैनल देख लो, ठीक है, या किसी भी टीचर का चैनल देख लो, इसमें मैक्सिमम कितने व्यूज रहते हैं? 27,000, 26,000। क्या कहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, बिग बॉस देख लो, इसके कितने व्यूज रहते हैं दोस्तों? करोड़ में व्यूज हैं इनके, करोड़ में। क्योंकि मीडिया को के लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ऐसा टाइम पास मैटर चाहिए, टाइम पास मैटर चाहिए। टिकटॉक पे देख लो, टिकटॉक में बस लड़कियां खड़ी हो जाए अपना लिपस्टिक लगा के तगड़ा वाला, और मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी कर दें। पीपल आर लाइक लिटरली क्रेजी है लोग, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग, लड़के तक लड़कियां बन के नाच रहे थे। आप सोचो टिकटॉक पे क्या वियर्ड हालत थी ये, मतलब आपने खुद ही देखा है कितने वियर्ड वियर्ड व्यूज थे, ठीक है, यार इनके व्यूज भी करोड़ अरब में है। तो क्या चीज है ये सब? इजी इंटरटेनमेंट, इजी इंटरटेनमेंट। ध्यान रखना, हम सभी को सेंसिटाइजेशन मसाला बहुत पसंद आता है,
सीरियस बातें कभी पसंद नहीं आती। एक और एग्जांपल देता हूं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन दैट पॉपुलर, ये इतना पॉपुलर हुआ था अगर आमिर खान जी उसमें नहीं होते? हम सब कूद कूद के देखते थे सत्यमेव जयते, अरे वाह क्या बात कही है, क्या बात कही है। बट ट्रस्ट मी, कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल प्राइज पाने से पहले ऐसे काम कर रहे थे, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह के काम करते आए हैं, बताते आए हैं लोगों को, लेकिन कौन सुनता है, कौन सुनना है मूड में, क्योंकि वो बहुत सीरियस टोन में बताते हैं। आमिर खान जी 4 मूवी करके आते हैं तो फिर लोगों को लगता है भाई ये रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल है, और उसके बाद फिर आप उनको इस हद तक पूछते हो कि भाई साहब की वो कुछ भी बनाए तो आप देखते हो, जरूर देखते हो, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये हीरो वर्शिप का जो कल्चर है, जो सब्सटेंस पे जाने के बजाय शो ऑफ पे लोग जाते हैं, ये रेगुलर रहा है, हमेशा से रहा है, ह्यूमन नेचर में रहा है, क्योंकि ये चीजें आसानी से आती है, ठीक है, आसानी से मिल जाती है। अगर आपको यही चीज जर्नलिज्म, रियल जर्नलिज्म करना है, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड पर रिपोर्टर्स तैनात करने पड़ेंगे। अब क्या रखा है, मसाला तैयार करो, मस्त बांटो लोगों में, लोग तो देखना ही चाहते हैं मसाला, टीआरपी बढ़ रही है, पैसे आ रहे हैं, खत्म, एट द एंड पैसा कमाना है हमको, है ना। तो थिंग इज दैट वो बहुत मैटर कर जाता है दोस्तों, बहुत मैटर कर जाता है। अदरवाइज फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी अलग अलग, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। इट इज अ स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग दैट एम्फसाइजेस सेंसेशनलिज्म ओवर फैक्ट्स। ध्यान रखना, इन दिस द यूज ऑफ lurid फीचर्स एंड सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ इज इन न्यूज़पेपर पब्लिशिंग टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड इंक्रीज सर्कुलेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सेंसिटाइज किया जाता है चीजों को, और न्यूज़पेपर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कैची हेडलाइंस बनाई जाएंगी, पिक्चर्स कुछ उल्टे सीधे लगा दिए जाएंगे। यूट्यूब पे भी देखो सबसे ज्यादा क्लिक रेट उसी से मिलता है जिसके जो थंबनेल्स है वो बहुत कैची हो, है ना, थंबनेल्स बहुत कैची हो। आप देखिएगा, हो सकता है वीडियो में कुछ भी ना हो अंदर वैसा, लेकिन बाहर थंबनेल बड़ा मतलब वो टेम्पटिंग सा लगा देंगे, कुछ मतलब सेक्सुअल लगा देंगे, कुछ वायलेंट लगा देंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, कैची से हेडलाइन लिख देंगे, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक कर देगा, क्या चाइना चीन ले आएगा, मतलब क्या हम चाइना से वापस ले पाएंगे, मतलब कुछ भी लिख देंगे उस पर, है ना। अब देखिए, एक्ट एजेंसीज एंड रेगुलेटिंग मीडिया, ठीक है, एक्ट्स एंड एजेंसीज रेगुलेटिंग मीडिया। और ट्रस्ट में दोस्तों, एक चीज मैं ये बता दूं आपको, अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत करीब मतलब अच्छे जान पहचान वाले हैं, ही टू हैज स्टार्टेड हिज ओन मीडिया चैनल। मैंने बोला कि सर इसमें तो काफी चटपटी न्यूज है, थोड़ा सीरियस वाला टोन पे लेके आइए। मैं बोला सर क्या कहते हैं, चटपटी न्यूज देखने के लिए हर कोई रेडी रहता है, बट मतलब उस पर क्लिक रेट्स कम है, सीरियस न्यूज पे क्लिक रेट्स कम है। तो अभी हम इस पे जा रहे हैं, स्लोली स्लोली जब पैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चीजें ट्रैक्शन गेन हो जाएगा, तो फिर हम इस पे भी आएंगे, है ना। बट पहले तो इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी टू वांट टू मेक सम मनी, तभी तो हम हायर कर पाएंगे लोगों को, ठीक है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फंक्शन क्या है, वॉचडॉग की तरह काम करना प्रेस के लिए, ठीक है, ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस एंड बाय द प्रेस, वॉचडॉग ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस, बाय द प्रेस, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव is to safeguarding the freedom of the press and improve its quality and standards. It has also put out a detailed norms of the journalistic conduct. समझ में आई बात? इसके अलावा न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, एनबीएसए, इट इज a non-governmental body. It oversees the news channel. It has also issued a code of ethics and broadcasting standards. ध्यान रखना, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ एथिक्स इसने लॉन्च किया है। केबल टेलीविजन कनेक्शन रेगुलेशन एक्ट 1995 contains the program code and advertising code to which news channel has to adhere. तो देखो, दिन में बहुत ज्यादा सेक्सुअल आप कंटेंट नहीं दिखा सकते हो, रात में सर्टेन टाइम के बाद ही आप ये चीजें दिखा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आई होप आपको ये समझ में आता है। ये सारे रेगुलेटरी एजेंसीज और एक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं और यूज करने हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, ध्यान रखो, वे फॉरवर्ड है इनिशिएटिंग डिबेट एंड डिस्कशन फॉर द रिफॉर्म्स, है ना। तो हम जब तक बात नहीं करेंगे चीजों पे खुल के, तब तक हम रिफॉर्म नहीं ला पाएंगे, ठीक है। जैसे एडिटर्स गिल्ड है, एनबीए है, पीसीआई है, ये सारे रिमेडियल मेजर्स को प्रपोज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को इन सब पे ध्यान देना चाहिए, बहुत करीने से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया, मीडिया पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दिक्कत ये भी है कि फिर मीडिया पूरा कर्व न करने लग जाए, ठीक है, जब गवर्नमेंट पूरा कर्व न करने लग जाए। ध्यान रखिए, कॉस्ट ऑफ फेलियर वुड बी वेरी हाई एज विटनेस्ड in the news of the world scandal in UK, ठीक है। Punitive power for PCI as freedom of speech is
subjected to reasonable restrictions and is also coupled with responsibilities, strict adherence to ethical norms, citizens confidence is must. ध्यान रखना, work to strengthen the social contract with the public. ध्यान रखना, हमें social contract को बेटर करना है. तो आई होप ये समझ में आ रहा है आपको वे फॉरवर्ड कैसे लिख सकते हो. देखो दोस्तों, मैंने ये जो लिखा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा है. प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीजें ध्यान रहे. ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रहे. ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं पे एक सवाल दे देता हूं, जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपको एक क्वेश्चन दूंगा. ठीक है, ठीक है ना. यू कम अक्रॉस एन एडिटर. ये केस स्टडी है दोस्तों, ध्यान रखना. एन एडिटर हु इज sensitizing wait. इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं सवाल ही दे दे रहा हूं आपको. 2 मिनट मुझे दे दीजिए, 2 मिनट मुझे दे दीजिए. यू आर द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर and news or unconfirmed news of a scandal. एक मिनट. unconfirmed news of a corruption in a government department has floated on your table. ठीक है, आपके टेबल पे ऐसी कोई न्यूज आई है. ठीक है, नाउ ध्यान रखना ये अनकंफर्म्ड है, ये ध्यान रखना, अनकंफर्म न्यूज. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज. नाउ व्हाट विल बी योर डिसीजन, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, नहीं पहले तो ये बताओ व्हाट विल बी द एथिकल डायलेमा यू विल फेस, है ना. व्हाट विल बी, इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना. ठीक है, 2 क्वेश्चन है. ए, व्हाट आर एथिकल डायलेमास फेस्ड बाय यू. ठीक है, फेस्ड बाय यू. ठीक है, आप क्या फेस करोगे. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है, और बी सवाल है व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन यू विल टेक. ठीक है, तो ध्यान रखना केस स्टडी है. ठीक है, यू विल टेक, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय यू. ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2 पार्ट में सवाल है. ठीक है, 2 सवाल है और ये टोटल मार्क्स होगा दोस्तों 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का. ध्यान रखना. ठीक है, और 20 मार्क्स में आपको कितने लिखने पड़ते हैं, 250 वर्ड लिखने पड़ते हैं. बट अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 पेजेस होते हैं. ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 पेजेस होते हैं. मेक श्योर कि आप इसको 3 से 4 पेजेस में लिखें. ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत करीने से लिखना है. आपको नो एडिटर न्यूज़पेपर के और एक अनकंफर्म न्यूज ऑफ करप्शन इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज फ्लोटेड ऑन योर टेबल. ठीक है, and what are the ethical dilemmas faced by you, what will be your course of action taken by you. एक्चुअली करप्शन का केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कोई बात नहीं, स्टिल आपको एक बार सोच के देखना है इस तरह से. ठीक है, एक बार लिखो इसको. ठीक है, मैं इसको थोड़ा और चटपटा बनाऊं तो मैं ये लिख सकता हूँ ड्रग केस अगेंस्ट मतलब फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन हैज कम अप. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको क्रिस्टल क्लियर है. ठीक है, अब देखो इसके बाद इन्वायरमेंटल एथिक्स है दोस्तों. ठीक है, इन्वायरमेंटल एथिक्स हम लोग खत्म करते हैं, इसका इंटरनेशनल एथिक्स जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको, ताकि बेटर से जल्दी खत्म करते हैं. बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं. ठीक है, इन्वायरमेंटल एथिक्स की जहां तक मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स इज अबाउट रीसेंट पैंडेमिक्स लाइक कोरोना, इबोला, जीका, मर्स, सार्स. आपको भी पता है दोस्तों, इसके कारण ह्यूमंस बहुत अलर्ट मोड में है. और कहीं ना कहीं हम कह रहे थे क्योंकि हमने इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है कि इन्वायरमेंट इज टेकिंग रिवेंज ऑन अस, है ना. टू सम एक्सटेंट पीपल वर फीलिंग लाइक दैट. ठीक है, पैंडेमिक ने बस्ट किया मिथ को कि ह्यूमंस जो है ये कंजर्वेटर्स ऑफ एनवायरनमेंट है. इंस्टेड
ह्यूमन स्पीशीज नीड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, ह्यूमन स्पीशीज को एनवायरनमेंट बचा के रख रहा है, नहीं तो अगर ह्यूमन स्पीशीज ने ज्यादा एरोगेंस दिखाया, इग्नोरेंस दिखाया, वो खत्म हो जाएगा, खुद को खुद खत्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। जो छोटा सोचो, एक छोटा सा वायरस, छोटा सा म्यूटेशन पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में, मतलब 1/10 पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता है, ठीक है। रोल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स इन डिसाइडिंग ऑन द फॉलोइंग डायग्रामा क्या है, डिफॉरेस्टेशन वर्सेस डेवलपमेंट, क्या रखोगे, तो देखो मैनग्रोव्स जो हैं एक बैरियर की तरह काम कर रहे थे अम्फान साइक्लोन में, आपका डेवलपमेंट बच गया, है ना। आप डिफॉरेस्ट कर देते तो क्या होता, डेवलपमेंट तो दिखता, लेकिन डेवलपमेंट अगले दिन धराशायी हो जाता, दैट इज अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आप एनवायरमेंट को पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो दैट विल बिकम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए फॉरेस्टेशन रखो, फॉरेस्ट को इंटीग्रल पार्ट बनाओ, ठीक है, डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट, है ना, विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, समझ आ रही बात। रिन्यूएबल एनर्जी और यूज इजीली अवेलेबल कोल, ध्यान रखना, बहुत इजीली अवेलेबल कोल यूज करो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, rather than पूरा गड्ढा खोद करके खूब सारा निकाल लो, ठीक है। इज इट मोरली करेक्ट टू किल, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, इजीली अवेलेबल कोल जो है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, तो दोस्तों देखो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने में कॉस्ट खूब ज्यादा है, टेक्नोलॉजी खूब ज्यादा है, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में अभी नहीं है। अवेलेबल कोल में क्या है, हमारी डिपेंडेंस नियर अबाउट 56% है, 56%, 50% के आजू हमारा जो आज भी डिपेंडेंस है अकेला कोल के ऊपर है ना, तो उसको हम इतने जल्दी कट डाउन नहीं कर सकते, 50% से ज्यादा मैं कहूँगा कोल के ऊपर, अकेले कोल के ऊपर, तो ध्यान रखो हम लोग इसको इतनी आसानी से कट डाउन नहीं कर सकते हैं, और इन सब कारणों से हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट किसी भी तरह से बचाया जाए, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक रीजन अपनी जगह है, लेकिन ध्यान दो तो कोल अपने आप में हमें डैमेज कर रहा है, देखो सल्फर पॉल्यूशन है, रेड हेज, ब्राउन हेज, ये सब क्या है, ये सब कहीं कहीं कोल और नाइट्रोजन और सल्फर के पॉल्यूशन के कारण है, ठीक है। इज इट मोरली करेक्ट टू किल अदर स्पीशीज, दूसरे स्पीशीज को मारना सही है गलत है। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट एलिफेंट अभी रिसेंटली एक एक्सप्लोसिव खा करके मर गई थी, ठीक है। चिकन चिक्स को मार दिया जाता है जब भी कोई डिजीज फैलने को होती है, जैसे सार्स डिजीज फैला, मारने लगे आप चिकन चिक्स को, भाई उनकी क्या गलती है, एक तो आप उनको पैदा कर रहे थे जल्दी जल्दी कि भाई जितना जितना होगा उतना बेचेंगे, उसके बाद आपके कारण बीमारी फैली, इतना क्लोजली एकदम दड़बे में रख रहे हो, एंटीबायोटिक्स एकदम ठोक के भाव लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो फिर आप, मतलब यू आर किलिंग अदर चिकन, है ना। कलिंग एंड अबंडनिंग ऑफ द पेट एनिमल्स हाईलाइट डिसरिगार्ड टू अदर राइट, ध्यान रखना हम लोग जो दूसरे एनिमल्स, पेट एनिमल्स को कल करते हैं या फिर अबैंडन करवा देते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। स्पेसिफिकली दोस्तों लॉकडाउन के टाइम में ऐसा देखा गया था, बहुत सारे लोगों ने पेट एनिमल्स मतलब पाल लिए थे, बट उसके बाद क्या करने लगे हम लोग, उसको छोड़ करके भागने लग गए, है ना। To what extent is space and underwater pollution justified? किस हद तक स्पेस और अंडरवाटर पॉल्यूशन जस्टिफाइड है दोस्तों। स्पेस पॉल्यूशन से, स्पेस जर्नी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, ठीक है, सिंड्रोम है, प्लीज लेट मी नो कौन सा सिंड्रोम है। और इसके अलावा अंडर वाटर मतलब डीप ओशन के लिए, है ना, ओशन के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उस मिशन का नाम क्या है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब अप्रोच क्या है, तो दोस्तों देखो अप्रोच धीरे धीरे इवॉल्व की है, तो 3 अप्रोच है। फर्स्ट वन इज एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड थॉट था। इट सेड दैट कि ह्यूमंस आर द डोमिनेटिंग स्पीशीज और दैट इज व्हाई ह्यूमंस आर एंटाइटल्ड, ह्यूमंस हैव द राइट टू एक्सप्लॉइट नेचर फॉर देयर बेनिफिट, एज सिंपल एज दैट। ध्यान रखना काफी मतलब एंटी एनवायरमेंट था, बट यस दैट वाज देयर, ठीक है। Next came biocentric approach, that is humans are still very strong persons, most capable species on this earth, and that is why they have moral responsibility to make sure our future generations are not devoid of those resources, ठीक है। So this focused on sustainable development, ठीक है। Now the approach is ecocentric approach, है ना, इसमें क्या है, people who want goodwill towards all living beings and demand their reverence and respect towards entire environment, ठीक है। This type of work which speaks of moral responsibilities towards other beings is indicative of an ecological approach, ठीक है, ecological approach पे indicate करती है। I hope ये crystal clear है आपको, ecocentric approach, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल कैंपेन था, ठीक है, ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल कैंपेन था। इससे क्या निकल के आया, अनलेडेड पेट्रोल कार दिल्ली में यूज करना चालू हुई, ठीक है।
वैली प्रोजेक्ट आपका रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए वेस्टर्न घाट में चालू किया गया था, इसको टर्मिनेट कर दिया गया आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिश्नोई सोसाइटी, चिपको मूवमेंट, और इसके अलावा एडवोकेट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ये कहा गया था कि भाई ताजमहल को बचाना बहुत जरूरी है मथुरा रिफाइनरीज के पॉल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करती है, उससे एसिड रेन होता है, इससे पूरा जो मार्बल है वो पीला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ताजमहल जो है एक सांस्कृतिक धरोहर है और हर इंडियन का उसके ऊपर राइट है, हर इंडियन का उसके ऊपर राइट है। बहुत सारे टूरिस्ट उसके कारण आते हैं इंडिया में, और साथ ही साथ वो इंडिया की एक पहचान है। इट इज वन अमॉन्ग द 7 वंडर्स, 7 वंडर्स में से एक है ये, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज राइट ओवर प्योर एयर, वाटर एंड लैंड। ध्यान रखना ये केस पाथ ब्रेकिंग था और इसने ये मेक श्योर किया कि आर्टिकल 21 के अंदर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का राइट मिले हमें, ठीक है। The decision in this case as a right to clean environment is considered under the right of life of the Indian Constitution. International ethics की बात करूं, difference between domestic and international affairs. Domestic affairs are governed by sovereign authority, while there is no such authority for the international affairs anarchy. ध्यान रखना इंटरनेशनल एथिक्स में बाकी एथिक्स से यही फर्क है, या डोमेस्टिक एथिक्स से यही फर्क है, डोमेस्टिक गवर्नेंस से ये फर्क है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और इसीलिए यहाँ एनार्की होती है, ठीक है, कंप्लीट एनार्की होती है। इंडिया का कल तक मन था कि ईरान के अगेंस्ट वोट डाले, इंडिया वाज वोटिंग अगेंस्ट ईरान, है ना। अभी इंडिया का रिसेंट में मन हो गया नहीं, इंडिया के ईरान के केस में हमें एब्सटेन करना है, अपना वोट एब्सटेन करना है, दे एब्सटेन, है ना। In domestic politics, society, moral judgment are possible because cultural and moral values are shared, whereas global politics, society is characterized by cultural relativism. ध्यान रखिएगा, cultural relativism बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डोमेस्टिक में, लेकिन जो इंटरनेशनल एथिक्स है वहां पे केवल और केवल पर्सनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल एथिक्स में कई सारी फिलोसफीज आई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म में प्रोपोनेंट कौन है? कौटिल्य, मैकियावेली, होब्स, हीगल, ठीक है। हीगल ने क्या कहा था? स्टेट हैज नो हायर ड्यूटी देन दैट ऑफ मेंटेनिंग इटसेल्फ, ठीक है। मैकियावेली ने क्या कहा था? द प्रिंस शुड बी लाइक अ किंग, शुड बी एज ब्रेव एज लायन एंड एज कनिंग एज फॉक्स। तो ध्यान रखिए मैकियावेलियन प्रिंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए होना जरूरी है ताकि शाम दाम दंड भेद से अपना जो बाउंड्रीज है उसको इनहैंस किया जा सके, ठीक है। तो इसने एक साफ कहा है कि रियलिज्म कहता है भाई देयर इज नो मोरालिटी, कोई मोरालिटी नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है। जो भी मीन्स अपनाना पड़े सब अपनाओ और अपने आप को बचाओ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करो, ठीक है। जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस गेन करो, ठीक है। दिस इज लाइक ए जीरो सम गेम। ये क्या है? जीरो सम गेम है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है। इज दैट क्लियर? दिस इज जीरो सम गेम, नथिंग मोर, ठीक है। रियलिस्ट क्या कहते हैं? रियल पॉलिटिक्स में बिलीव रखते हैं, बैलेंस ऑफ पावर में बिलीव रखते हैं, फाइटिंग वॉर्स में बिलीव रखते हैं, और ये डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव के पर्पस के फॉर्म में भी जा सकते हैं, है ना। ऑफेंसिव फॉर्म में भी जा सकते हैं जस्ट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। मिलिटरली इकोनॉमिकली कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसको लड़ाई करके नाबूद कर दो, ठीक है। गोल क्या है? सिक्योरिटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर। ध्यान रखना ये गोल है। रियलिस्ट डू नॉट बिलीव इन इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। प्योर रियलिज्म कैन ऑफर नथिंग बट ए नेगेटिव स्ट्रगल फॉर पावर which would make any kind of international society impossible. इसीलिए रियलिज्म बहुत ज्यादा अडॉप्टेड नहीं है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। समझ में आई बात? इसके बाद आई फिलोसफी आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म में कहीं ना कहीं नेहरू जी थे, पंचशील प्रिंसिपल दिया, वुडरो विल्सन थे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 14 पॉइंट का फॉर्मूला दिया। शायद इस 14 पॉइंट का फॉर्मूला मान लिया गया होता तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ही नहीं होता, वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं, है ना। एंड देन कांट का क्या कहना था? कांट का स्टेट शुड रिड्यूस मिलिट्री स्पेंडिंग एंड आर्मामेंट्स, एबॉलिशन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। ध्यान रखना इनके हिसाब से अगर आर्मीज कम कर दोगे तो फाइट्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? बट दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप झुक जाओगे तो दूसरा वाला सर पे चढ़ के नाचने लगेगा, है ना। जैसे यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन गैव अप ऑल इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू रशिया में शिफ्ट कर दिया इसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल। आज की डेट में देखो कैसे पूरा उजड़ा हुआ है बिल्कुल, है ना, ऑल डिस्ट्रॉयड बाय रशिया इटसेल्फ, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि अपने हाथ कभी नहीं काटने चाहिए। एक कहावत भी होती है जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में थोड़ा देर पहले मैंने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास विष गरल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, आप पावरफुल हो तभी आप सामने वाले को माफ भी कर सकते हो, ठीक है। आइडियलिज्म क्या है? कुछ यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उसको इंटरनेशनल ऑर्डर में फॉलो किया जाना जरूरी है, ठीक है, किया जाना चाहिए। और आइडियलिज्म बहुत मुश्किल है दोस्तों फॉलो करना, ठीक है। तो इथिकल स्ट्रेटजीज इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कौन सी यूज करोगे? यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज एंड बेस्ड एथिक्स यूज करोगे। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल है। डियोंटोलॉजी है ना, डियोंटोलॉजी क्या है? रूल बेस्ड एथिक्स, यूज ऑफ एटम बम अगेंस्ट जापान, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ट्राई डायमेंशनल एथिक्स, एंड्स मींस एंड मोटिव्स, इन तीनों को देख करके सेल्फ इंटरेस्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो आप देखोगे तो ये आप एक बार पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है, तो एक बार मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। इसके अलावा अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बतानी है, ठीक है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो लेट मी एंड द लेक्चर ओवर हियर, बट जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और साथ ही साथ मेक श्योर कीजिए कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। इन दोनों ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो, और साथ साथ ये चैनल है जहाँ पे आपको मैं चेक करके फाइल्स देता हूँ और बाकी सारी चीजें देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हम आ चुके हैं और हमारी वेबसाइट बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। थैंक यू, डू टेक केयर एंड बाय बाय।